ओके, तो आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करेंगे, फैमिली ऑफ सर्कल्स। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर्कल्स में। और ये जो रहेगा ये काफ़ी सिमिलर है जो हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन्स के केस में देखा था। तो स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने क्या देखा था कि फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइन्स, या कुछ ऐसा है ना, कि दो लाइन्स दिया हुआ है, उनका एक कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और वहाँ से पास करने वाले बहुत सारे लाइन्स आ जाएंगे, तो वो फैमिली ऑफ लाइन्स का इक्वेशन हम लोग लिखते थे L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू जीरो, इस टाइप से। तो सिमिलरली उस टाइप से जो है अब हम लोग सर्कल के केस में देखेंगे। तो इसमें क्या होगा कि ऐसा नहीं होगा कि आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली बोला जाएगा कि फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन लिखो, है ना, वैसा रेयरली वैसा होगा। मतलब आपको समझना होगा कि आपको फैमिली ऑफ सर्कल का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। मतलब क्वेश्चन में अगर ऐसा बोल दिया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन सर्कल्स, ठीक है, या फिर पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ गिवन सर्कल एंड अ लाइन, फिर उस वो सारा केस में जो है आपको खुद से चमकना चाहिए कि यहाँ पर फैमिली ऑफ सर्कल्स का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ हो रहा होगा। तो उसी को जो है हम लोग आज देखते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे दो सर्कल्स के बीच में इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट रहता है वहाँ से पास करने वाला, फिर बाद में हम लोग सर्कल और लाइन के बीच में आएंगे, फिर पॉइंट और लाइन के बीच में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, तो अच्छे से समझना। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सबसे पहला कि इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन सर्कल्स S1 इक्वल टू जीरो एंड S2 इक्वल टू जीरो। तो ये क्या बोल रहा है कि मान लो हमारे पास ये एक सर्कल है S1, यहाँ पर लिखा तो S1 इक्वल टू जीरो, ठीक है, और फिर ये दूसरा सर्कल है मेरा S2 इक्वल टू जीरो, लेट्स से। ठीक है, और ये दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ये पॉइंट A हो गया और एक मान लो ये दूसरा पॉइंट B हो गया। तो अब ये दो पॉइंट से, मतलब ये जो दो पॉइंट है ए और बी, यहाँ से पास करने वाला तो इन्फाइनेटली मेनी सर्कल्स बनेगा, है ना। हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि दो पॉइंट से पास करते हुए तो इन्फाइनेटली मेनी सर्कल्स बन जाएंगे। तो वही जो सारे सर्कल्स बनेंगे तो उनको जो है हम लोग फैमिली ऑफ सर्कल्स बोल रहे हैं, है ना। फैमिली मतलब क्या कि जैसे कोई भी फैमिली, जैसे मेरे फैमिली में सबका सब टाइटल क्या है, मतलब ये जो सेकंड नेम है वो क्या मिश्रा है ना, तो वो एक कॉमन चीज़ हो गया। तो ऐसे ही ये जो फैमिली ऑफ सर्कल्स है इसमें क्या है कि वो जितने भी फैमिली ऑफ सर्कल्स हम लोग बोले वो सारे सर्कल्स जो हैं ये दो पॉइंट से पास करेंगे। ठीक है, तो इसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम लोग कि ये जो पहला है सर्कल का इक्वेशन S1 प्लस लैम्डा टाइम्स S2 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये जो होगा तो ये लैम्डा का वैल्यू जैसे जैसे चेंज होते रहेगा वैसे वैसे ये अलग, ये ब्लू सर्कल्स में मैंने अलग अलग सर्कल्स दिखाया है ना, ये फैमिली का जो ये पार्ट है ये दो पॉइंट से जो पास कर रहा है ए और बी से। तो जैसे जैसे लैम्डा का वैल्यू चेंज होते रहेगा वैसे वैसे ये हम लोग को अलग सर्कल्स जो है यहाँ पर मिलते रहेंगे। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब इसमें कौन सा पर्टिकुलर सर्कल मेरे को चाहिए, तो फिर वो डिपेंड करेगा कि और एक कुछ कंडीशन दिया रहेगा, है ना। मान लो कि दिया है ये दो पॉइंट से तो पास कर ही रहा है और फिर कोई एक तीसरा पॉइंट से पास कर रहा है ना, तो वो तीसरा पॉइंट को यहाँ पर डाल दो इस इक्वेशन में, तो वहाँ से जो है लैम्डा का वैल्यू मेरे को मिल जाएगा। तो वो जो भी सर्कल रहेगा वो पर्टिकुलर सर्कल वो वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में जैसे ही आपको ये दिखा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन सर्कल्स, तो वैसे ही दिमाग में चमक जाना चाहिए कि जो भी नया सर्कल, मतलब जो भी सर्कल का इक्वेशन हम लोग को ढूंढना है तो उसका हम लोग इस टाइप से इक्वेशन लिख सकते हैं, S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ऐसे नहीं भी लिखोगे तब भी वो सॉल्व हो जाएगा। मतलब कि अगर आपने जनरल लिख दिया कि कुछ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है, फिर दो पॉइंट्स को सेटिस्फाई करवाओ कि दो पॉइंट से पास कर रहा है, तो जी एफ सी में दो इक्वेशंस आएगा वहाँ से, फिर और एक कुछ कंडीशन दिया रहेगा तो जी एफ सी में और एक इक्वेशन आ जाएगा, तो तीन अननोन्स रहेंगे, तीन इक्वेशन सॉल्व, मतलब तीन इक्वेशन रहेगा तो वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो रहेगा ये काफ़ी आसान और सिंपल सा मेथड रहेगा। नेक्स्ट इसमें क्या है, और ये सर्कल का इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे सोचोगे कि S1 हमारा क्या है, 2 डिग्री का इक्वेशन है ना, सर्कल का इक्वेशन है, तो S2 भी 2 डिग्री का है, तो दोनों को हम लोग यहाँ पर जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो वो भी 2 डिग्री का ही रहेगा। ठीक है, अनलेस कि ये लैम्डा -1 हो जाए। ठीक है, अनलेस वो हो जाए, अभी हम लोग देखेंगे -1 हो जाएगा तो फिर क्या होगा। तो 2 डिग्री को जोड़ रहे हैं तो फिर हम लोग को फिर से 2 डिग्री मिलना चाहिए, तो फिर से जो है सर्कल का ही इक्वेशन मिलना चाहिए, है ना, तो वहाँ से ये दिख रहा है। अब क्या हो रहा है कि अगर मान लो लैम्डा -1 है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि मान लो ये S1 का इक्वेशन है समथिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी वन एक्स प्लस टू एफ वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, और ये S2 का है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी टू एक्स प्लस टू एफ टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो।
और अगर लैम्डा -1 है तब फिर उसमें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और जो लीनियर वाले टर्म्स रहेंगे वो सारे बच जाएंगे, है ना। तो एक्स वाला वाई वाला ये बच जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि वो जो है वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो अगर लैम्डा मेरा -1 है तब जो इक्वेशन आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन का आएगा, और वो कौन सा आएगा, ये जो कॉमन कॉर्ड होगा, मतलब कि ये ए है, पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहाँ से पास करने वाला जो ये कॉमन कॉर्ड होगा उसका इक्वेशन हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो है ये कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन हम लोग को दे देगा। ठीक है, तो ये फंडा भी ज़रूरी है। ठीक है, कि अगर लैम्डा को -1 ले लिए तब फिर ये जो कॉमन कॉर्ड है वो हम लोग को मिल जाएगा। अब इसमें और क्या क्या चीज़ सोच सकते हो कि मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, ठीक है, वो क्या हो सकता है। तो कॉमन कॉर्ड यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये मान लो कि ये बड़ा सर्कल है, ये छोटा सर्कल है ना। तो फिर मान लो इतना पार्ट इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पर कॉमन कॉर्ड का लेंथ ये होगा। अब मान लो सर्कल थोड़ा सा और अंदर आ गया, ठीक है, तो कॉमन कॉर्ड थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा होते होते मैक्सिमम कॉर्ड कौन सा हो सकता है कि आपका ये डायमीटर जो है वो पूरा यहाँ पर बीच में आ जाए, है ना। तो मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इज़ द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, थोड़ा सा सोचो, इसके बारे में समझ में आ जाना चाहिए कि कॉर्ड जो होगा तो वो तो ये छोटा सर्कल का कॉर्ड ही होगा, है ना। तो मैक्सिमम कौन सा हो सकता है, सबसे बड़ा तो इसका डायमीटर ही है कॉर्ड। तो जब ये सर्कल इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगा कि उसका डायमीटर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, तो फिर मैक्सिमम जो पॉसिबल लेंथ है कॉमन कॉर्ड का वो आपका डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल हो सकता है। ठीक है, और फिर क्वेश्चन क्या सब पूछे जा सकते हैं। एक हम लोगों ने क्या देखा था स्टार्टिंग में कि अगर हमारे पास दो पॉइंट है, मान लो कि ए है और फिर बी है, और हम लोगों ने क्या बोला था, इससे तो इन्फाइनाइटली मेनी सर्कल्स पास कर सकते हैं, है ना। तो इससे पास करने वाला सबसे स्मॉलेस्ट सर्कल कौन सा होता है, तो ये हम लोगों ने क्या बोला था कि अगर ए और बी को हम लोग एज अ डायमीटर ले लेते हैं और फिर जो हम लोग सर्कल बनाएंगे तो वो होगा स्मॉलेस्ट सर्कल पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है, इसके अलावा कोई भी दूसरा सर्कल ले लो वो इससे बड़ा होगा। ठीक है, तो इस केस में जो है इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्मॉलेस्ट सर्कल पासिंग थ्रू दी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ए एंड बी ऑफ टू सर्कल्स S1 इक्वल टू 0 एंड S2 इक्वल टू 0 विल बी द सर्कल विथ ए बी एज इट्स डायमीटर। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जो सर्कल बनेगा हम लोगों का, तो उसका सेंटर जो है ये कॉमन कॉर्ड पर लाई करेगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि एक ये सर्कल दिया गया है S1 इक्वल टू 0, मान लो ये दूसरा सर्कल है S2 इक्वल टू 0, इंटरसेक्ट कर रहा है ए और बी पर, और फिर पूछा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सर्कल्स। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि फैमिली ऑफ सर्कल्स क्या हो जाएगा, S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। ठीक है, पासिंग थ्रू द इंटर, तो उसमें तो बहुत सारे सर्कल्स हो जाएंगे। अब कौन सा सर्कल सबसे स्मॉलेस्ट होगा, तो सबसे स्मॉलेस्ट वो होगा जिसका कि ये ए बी जो है डायमीटर होगा। तो ए बी डायमीटर होगा मतलब क्या कि उसका जो सेंटर होगा वो ये ए बी के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, तो ये S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम लोग सर्कल का सेंटर लिख सकते हैं लैम्डा के टर्म्स में, और फिर वो जो सेंटर होगा तो वहाँ से ये पहले ए बी का इक्वेशन लिख लेंगे S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। तो ए बी का जो भी इक्वेशन आएगा उसमें इसका जो सेंटर होगा उसको हम लोग डाल देंगे, तो वहाँ से लैम्डा का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा, तो ये जो सर्कल होगा उसका इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये मैं बस डिस्कस कर रहा हूँ, बाद में हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो इस टाइप से जो है अलग अलग चीज़ पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जनरली हो क्या रहा है कि दो सर्कल्स दिया रहेगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वहाँ से पास करने वाला सर्कल, तो यहाँ पर एक ये पैरामीटर बच गया लैम्डा, तो फिर और एक कुछ कंडीशन दिया रहेगा, है ना, कि सेंटर कोई लाइन पर लाई कर रहा है या फिर कुछ भी एक तीसरे पॉइंट से पास कर रहा है। तो हम लोग जो है वहाँ पर ये फिर वो कंडीशन को सेटिस्फाई करवाओ, वहाँ से लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा, फिर लैम्डा को यहाँ पर डालो और फिर हम लोग सर्कल का इक्वेशन जो है वहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि, और ये तो समझ में आ गया होगा ना, आई होप आप लोगों को, कि जब हम लोग S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0 लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये फैमिली ऑफ सर्कल्स कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर हम लोग ये पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट इसमें डालेंगे तो क्या होगा कि S1 भी 0 हो जाएगा, S2 भी 0 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा ये पॉइंट, है ना। और फिर ये जो पॉइंट बी का हम लोग डालेंगे तो फिर वो भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि S1 0 हो जाएगा, S2 0 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई करेगा। तो ये सर्कल्स जो हैं, जो फैमिली ऑफ सर्कल्स हम लोग बोल रहे हैं,
तो उस उनमें जो ये 2 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं तो उनका इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना, ये 2 पॉइंट से, तो ये पॉइंट्स जो है सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, है ना। तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, सिमिलर चीज़, कि मान लो हमारे पास एक ये सर्कल है, ठीक है, और फिर एक ये लाइन है। ठीक है, तो सर्कल का इक्वेशन मान लो एस इक्वल टू ज़ीरो है, और ये लाइन जो है इसका इक्वेशन है एल इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो अब फिर से यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, ये 2 पॉइंट्स आ गए इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एक मान लो ए और फिर एक मान लो बी। तो जैसे ही 2 पॉइंट्स है तो इससे पास करने वाले तो इनफाइनाइटली मेनी सर्कल्स हो जाएंगे। तो वो जो फैमिली ऑफ सर्कल्स होगा उसका इक्वेशन क्या होगा, तो उसका इक्वेशन होगा एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू ज़ीरो, है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये फिर से ये क्या है, 2 डिग्री का इक्वेशन है ना, ये 1 डिग्री का इक्वेशन है, तो 2 डिग्री 1 डिग्री को जोड़ेंगे तो फिर से 2 डिग्री आ जाएगा, मतलब फिर से सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। और फिर यहाँ पर अगर पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट डालेंगे तो एस भी जीरो होगा, एल भी जीरो होगा, मतलब ये सेटिस्फाई होगा। पॉइंट बी का डालेंगे तो वो भी सेटिस्फाई होगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल का इक्वेशन जो कि ये 2 पॉइंट से पास कर रहे हैं, है ना, तो वो फैमिली ऑफ सर्कल्स आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या पूछा जा सकता है कि ये बताओ कि स्मॉलेस्ट सर्कल पासिंग थ्रू दी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ए बी। ठीक है, तो वो स्मॉलेस्ट सर्कल क्या होगा, फिर से हम लोग बहुत बार ये बोल चुके हैं कि इसको डायमीटर लेके जो सर्कल बन जाएगा वो हमारा स्मॉलेस्ट सर्कल हो जाएगा, है ना। तो उसका, तो पहले तो इक्वेशन इस फॉर्म में लिख देंगे एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू जीरो। फिर उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, इसका जो भी सेंटर आएगा तो सेंटर ये ए बी के ऊपर लाई करना चाहिए, है ना, क्योंकि ये डायमीटर है तो ए बी के ऊपर लाई करना चाहिए। तो फिर सेंटर निकालो, सेंटर को जो है ये लाइन के इक्वेशन में डाल दो, तो वहाँ से लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा, फिर लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर डाल दो, तो फिर आपको सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे, लेकिन आई होप आपको मैं काफ़ी सारा चीज़ बोल रहा हूँ, तो अगर फिर से सुनना है तो फिर से सुन सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन जो है अलग अलग जगह मिल सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। ठीक है, अब इसको कैसे सोच सकते हैं कि मान लो एक ये पॉइंट दिया गया है, ठीक है, x1 y1, और फिर एक दूसरा ये पॉइंट दिया गया है x2 y2। ठीक है, और मेरे को वो सारे सर्कल्स बताना है, फैमिली ऑफ सर्कल्स विच आर पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है, x1 y1 और फिर x2 y2 से। तो इसके बारे में कैसे सोच सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग कैसे सोच सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट से पास करने वाला एक लाइन तो ये हो गया, है ना। ये लाइन का इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, बस y माइनस, मतलब y माइनस वाई वन इज इक्वल टू ये y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1 टाइम्स x माइनस x1, है ना। तो ये हमारा लाइन का इक्वेशन हो गया। ठीक है, या फिर ये सारे टर्म्स को एक साइड लेके आ जाओ और फिर l इक्वल टू ज़ीरो, तो ये जो ये हमारा l वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो एक तो ये लाइन l हो गया। अब अगर मैं एक सर्कल का इक्वेशन लिख सकूं जो कि ये दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, तो फिर हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं सेम क्वेश्चन को, कि फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल एंड द लाइन, है ना। तब फिर हम लोग एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू ज़ीरो लिख सकते हैं। तो कौन सा ऐसा सर्कल है जो कि ये 2 पॉइंट से पास करेगा, तो फिर से वही कि इसको जो हम लोग एज अ डायमीटर सोच सकते हैं, और फिर एज अ डायमीटर पास करने वाला सर्कल का इक्वेशन हम लोग आराम से लिख सकते हैं, है ना। उसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस एक्स वन टाइम्स एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन टाइम्स वाई माइनस वाई टू इक्वल टू ज़ीरो, है ना। तो ये जो ये हमारा सर्कल का इक्वेशन हो गया, मान लो एस इक्वल टू ज़ीरो और इसका एल इक्वल टू ज़ीरो हो गया। तो फिर अब जो फैमिली ऑफ सर्कल्स यहाँ से पास कर रहा है, ठीक है, तो उसका इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू ज़ीरो, है ना। तो उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया कि ये जो एस है ये हमारा सर्कल का इक्वेशन हो गया पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, और फिर ये जो है ये हमारा लाइन का इक्वेशन हो गया, है ना। तो एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं तो एक बार फिर से सुनो। और ये लाइन का इक्वेशन लिखने का और एक तरीका ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि x, मतलब कुछ नया नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब ये बस थोड़ा अच्छे से लिखने का एक ये तरीका है। तो ये x1 y1 x2 y2, मतलब इस फॉर्म में नहीं लिखना है, थोड़ा अरेंज करके लिखना है, तो इस टाइप से लिख सकते हैं। अब ये लाइन का इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसको एक्सपैंड करोगे तो मतलब ये x1 y1 ये सब क्या है, ये तो नंबर्स हैं, तो वेरिएबल हमारा बस x y है, तो x y में लीनियर इक्वेशन आ जाएगा, मतलब कि स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं x1 y1 डाल दूँ तो फिर ये रो सेम हो जाएगा, तो फिर डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा, मतलब कि सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन। फिर अगर मैं
एक्स के जगह पर x2 y2 डाल दूँ, ठीक है, तब भी ये रो सेम हो जाएगा, तब फिर जीरो हो जाएगा डिटर्मिनेंट, तो फिर वो जो है वो सेटिस्फाई होगा, है ना। तो ये जो ये हमारा लाइन का इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर मैंने अभी जो बोला उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ हो तो इसको और एक्सपैंड करके भी लिख सकते हो कि x टाइम्स y1 माइनस y2 आ जाएगा, फिर माइनस y टाइम्स x1 माइनस x2, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस, फिर से 1 टाइम्स, फिर x1 y2 माइनस x2 y1, दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो इसको जो है अरेंज करके फिर से इस फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको अरेंज करके लिखना तो वो ये सिमिलर फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो बस स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है उसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेन जो ये कॉन्सेप्ट को समझो कि हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं, कि ये पॉइंट है x1 y1, ये दूसरा पॉइंट है x2 y2, यहाँ से पास करने वाला लाइन का इक्वेशन हम लोग लिख लेंगे l=0। ये दोनों से पास करने वाला सर्कल एज अ डायमीटर इसको लेके हम लोग लिख लेंगे ये x-x1 टाइम्स x-x2 प्लस y-y1 टाइम्स y-y2, है ना, इक्वल टू जीरो। तो फिर s प्लस लैम्डा l इक्वल टू जीरो, वो जो है वो हमारा फैमिली ऑफ लाइन्स हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसका कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, तो मान लो कि और एक तीसरा पॉइंट दिया गया है, ठीक है, x3, y3। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कॉन्सेप्ट में कि अगर सर्कल 3 पॉइंट से पास करे तो उसका इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, तो उसका अलग अलग मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो उसका एक मेथड ये भी है कि ये दोनों पॉइंट्स को एज अ डायमीटर लेके सर्कल लिख दो, लाइन का इक्वेशन लिख दो s प्लस लैम्डा l इक्वल टू जीरो। अब ये तीसरा जो पॉइंट है वो भी सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, तो फिर ये तीसरे पॉइंट को यहाँ पर सेटिस्फाई करवा दो, तो वहाँ से जो है लैम्डा का वैल्यू मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। और फिर लैम्डा को यहाँ पर डाल दो तो वो सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा जो कि ये तीनों पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। तो ये और एक मेथड हो गया कि इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, ठीक है। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को मैं बोल रहा हूँ, तो आई होप कि आप फॉलो कर रहे हो, और अगर दिक्कत हो रहा है तो एक बार फिर से सुनो, ठीक है, लेकिन ध्यान दे के सुनो, और फिर क्वेश्चन जो है हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। फिर नेक्स्ट जो है एक ये है कि इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग अ गिवन लाइन l=0 एट अ फिक्स पॉइंट x1, y1। तो ये क्या बोल रहा है कि मान लो ये मेरा लाइन है ना, l=0, और फिर ये पॉइंट है x1, y1। अब इसको टच करते हुए कितने सर्कल्स, ठीक है। तो वो जो फैमिली ऑफ सर्कल, तो इसके तो बहुत सारे सर्कल बन जाएंगे ना, ये भी एक सर्कल हो गया, ये भी एक सर्कल हो गया, ठीक है, ऊपर में भी इस टाइप से सर्कल आ जाएगा जो कि इसको टच कर रहा है, ठीक है। तो वो जो फैमिली ऑफ सर्कल्स होगा उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो उसको कैसे सोच सकते हो कि ये जो पॉइंट है x1, y1, तो इसको कैसे सोच सकते हैं हम लोग कि ये एक सर्कल है जिसका सेंटर x1, y1 है, ठीक है, और रेडियस जो है वो जीरो है ना। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, है ना। तो ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये एक सर्कल की तरह सोच सकते हो कि s=0, ठीक है। और फिर ये लाइन है l=0। तो ये हमारा जो भी फैमिली ऑफ सर्कल हो गया वो क्या है कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल एंड दिस लाइन, ठीक है। तो इसका हम लोग कैसे लिख सकते हैं, s प्लस लैम्डा l=0, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हैं, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा l=0, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब क्वेश्चन में डायरेक्टली ये नहीं पूछेगा कि इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स लिखो या फिर जो भी। तो क्वेश्चन में क्या बोलेगा, बस कि ये लाइन दिया गया है, और फिर मान लो कि बोला गया है कि एक सर्कल ऐसा है जो कि ये लाइन को टच कर रहा है इस पॉइंट पर, ठीक है। और फिर कुछ एक कंडीशन रहेगा कि मान लो और एक कोई पॉइंट से पास कर रहा है तो उसका इक्वेशन बताओ। तो दिमाग में सीधा ये चमक जाना चाहिए कि अगर ये पॉइंट लाइन को यहाँ पर टच कर रहा है, मतलब यहाँ जो ये पॉइंट है उसका इक्वेशन हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो फिर ये वाला पार्ट ले लिया s प्लस फिर लैम्डा टाइम्स ये लाइन का इक्वेशन ले लिया, दिस इज इक्वल टू जीरो। फिर और जो भी कंडीशन रहेगा उसको यहाँ पर डाला और फिर सेटिस्फाई करवा के लैम्डा का वैल्यू आ गया, और फिर यहाँ पर डाल के जो है सर्कल का इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया है काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं, तो फिर समझ में नहीं आया तो और एक बार जो है वीडियो को देख लो। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और फिर जितना क्वेश्चंस करते रहोगे उतना और दिमाग में जो है चमकता रहेगा कि मैंने क्या सब अभी बोला है। तो मान लो इसमें क्या बोला है, द सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल्स दिस एंड दिस हैविंग इट सेंटर ऑन द लाइन, दिस ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट। तो वीडियो को पॉज करो, खुद से सोचो कैसे करना है, ठीक है। तो आई होप
आपने वीडियो को पॉज किया होगा और ट्राई किया होगा खुद से करने का, तो मैं कुछ हिंट दे देता हूँ कि ये एक सर्कल है मान लो, ठीक है, S1 इक्वल टू ज़ीरो लेट्स से, है ना। और फिर ये मान लो दूसरा मेरा सर्कल है S2, ठीक है, दिस इज़ इक्वल टू S2 इक्वल टू ज़ीरो। और फिर क्या बोल रहा है कि ये दोनों पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला सर्कल, द सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल। अब जैसे ये बोल दिया कि सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल्स, तो वो जो सर्कल होगा हम लोगों का, उसका इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो जैसे ही इतना पढ़ा दिमाग में ये सोच लिया या फिर लिख लिया कि जो भी सर्कल का इक्वेशन चाहिए उसमें ये होगा। ठीक है, अब बस लैम्डा का वैल्यू निकालना है। तो लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए इसने क्या बोल दिया कि ये जो सर्कल होगा, जो भी सर्कल चाहिए, इसका सेंटर जो है ये लाइन पर लाई करेगा, है ना। तो बस अब ये S1 जो है यहाँ से उसको डालो, ये जो S2 वाला पार्ट है उसको डालो, फिर सेंटर जो भी सर्कल आ रहा है उसका सेंटर लिखो और सेंटर को जो है यहाँ पर सेटिस्फाई करवा दो, तो वहाँ से लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। लैम्डा का वैल्यू आ गया मतलब सर्कल का इक्वेशन आ गया। फिर बस ये सारे जो भी पॉइंट्स हैं उनको सर्कल के इक्वेशन में डालो और देखो कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो फिर से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो, अगर अभी तक नहीं किया है तो फिर हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको कि हमारा S1 यहाँ पर दिया है, S2 दिया हुआ है, तो S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू ज़ीरो, है ना। जैसे ही यहाँ पर बोला कि पासिंग टू द इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल्स, तो हम लोग सीधा इसका इक्वेशन ये लिख सकते हैं। फिर इसको एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को साथ में लिखो, तो लैम्डा प्लस वन एक्स स्क्वायर, लैम्डा प्लस वन वाई स्क्वायर, माइनस 6x, फिर माइनस 4 लैम्डा वाई, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर एक्स स्क्वायर का अगर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है तो फिर लैम्डा प्लस वन से डिवाइड कर दो दोनों साइड। यहाँ पर फिर ध्यान में रखना पड़ेगा कि लैम्डा जो है -1 नहीं होगा, है ना, तब नहीं तो फिर डिवीजन बाय ज़ीरो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये आ गया। अब यहाँ से सेंटर का हम लोग कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं कि x का जो भी कोएफिशिएंट है तो उसका -हाफ, तो वो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा सेंटर का। y का जो भी कोएफिशिएंट है उसका -हाफ, तो वो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा सेंटर का। फिर सेंटर जो है लाई कर रहा है ये लाइन के ऊपर, तो लाइन के ऊपर सेंटर को डाल दो, तो वहाँ से लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा -3। फिर लैम्डा का वैल्यू जैसे ही आ गया तो लैम्डा को यहाँ पर डाल दो, तो सर्कल का इक्वेशन आ गया। अब सर्कल का इक्वेशन आ गया तो बस ये पॉइंट्स को डालो और देखो कि कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो जैसे अगर मैं पहला ऑप्शन डालता हूँ -1, 3, तो क्या होगा, -1 का स्क्वायर 1, फिर y का स्क्वायर 9, फिर -3 और फिर उसके बाद -18 आ जाएगा, है ना। तो दिस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर पॉइंट बी को डालते हैं तो -3 का स्क्वायर 9, फिर 6 का स्क्वायर 36, फिर -9, फिर यहाँ पर -36, है ना। तो दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो पॉइंट बी जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो पॉइंट बी जो है इसके ऊपर लाई कर रहा है सर्कल के ऊपर। ठीक है, तो इस टाइप से जो है हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब जितना प्रैक्टिस करोगे और उतना और अच्छा होते रहेगा। अब नेक्स्ट हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं, ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सर्कल्स। ठीक है, तो इसका पूरा डिटेल में अगर समझ में नहीं भी आया तो लास्ट में ये जो कंडीशन हम लोग डिराइव करेंगे वो बस कंडीशन याद कर लोगे तो जेई मेंस के हिसाब से उसमें भी आपका काम चल जाएगा, है ना। लेकिन जेई एडवांस के लिए कर रहे हो तो फिर समझ लोगे तो अच्छा रहेगा। एंड काफ़ी आसानी है समझना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो कोई भी दो कर्व है मान लो, ठीक है, जैसे ये येलो में मैंने कर्व 1 बनाया है और फिर ये वाइट में जो मैंने कर्व 2 बनाया है, और ये दोनों जो है कोई एक पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर अगर ये बोला जाता है कि ये दोनों के कर्व के बीच में एंगल क्या है, ठीक है, तो कर्व के बीच में एंगल कैसे डिफाइन होता है कि ये जो कर्व का पॉइंट मतलब जहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है ये दोनों कर्व, तो वहाँ पर जो है कर्व 1 के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करो, कर्व 2 के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करो, फिर ये दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा उसी को जो है हम लोग कर्व के बीच में एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स टू द टू कर्व्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है। अब और एक फंडा क्या होता है कि दो लाइन के बीच में जो भी एंगल होता है अगर वो दोनों का हम लोग परपेंडिकुलर लेते हैं, ठीक है, जैसे ये L1 और L2 के बीच में मान लो थीटा एंगल है, ठीक है, फिर मैंने L1 का परपेंडिकुलर ले लिया L1 डैश और L2 का परपेंडिकुलर ले लिया L2 डैश, तो L1 और L2 के बीच में जो भी एंगल होगा तो उनके जो परपेंडिकुलर्स होगा उनके बीच में भी सेम एंगल होगा। ठीक है, तो एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। तो वो अभी काम कैसे आएगा सर्कल के केस में देखते हैं। तो मान लो कि ये मेरा सर्कल है ना, तो और ये दूसरा सर्कल है, ये S1 हो गया S2 हो गया, तो ये दोनों मान लो कि यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पर पूछ रहा है कि एंगल क्या है, ठीक है, दोनों सर्कल के बीच में। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो सर्कल S1 है यहाँ पर हम लोगों ने मान लो टेंजेंट ड्रॉ किया T1, और ये जो सर्कल S2 है यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया T2, तो ये दोनों के बीच में जो भी एंगल होगा उसको हम लोग कह सकते हैं कि दैट इज़ एंगल बिटवीन दीज टू सर्कल्स।
ठीक है। लेकिन जो हम लोगों ने ये बोला कि परपेंडिकुलर के बीच में भी सेम एंगल होगा, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो T1 है इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, नॉर्मल, है ना। तो नॉर्मल N1 कह सकते हैं यहाँ पर। और फिर ये जो T2 है इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, नॉर्मल N2, है ना। तो या तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल होगा वो, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि दोनों नॉर्मल्स के बीच में जो एंगल होगा वो हमारा सर्कल का एंगल होगा। ठीक है, दोनों सर्कल के बीच में एंगल। तो वो जो है काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन है। अब ऑर्थोगोनल सर्कल्स कब बोलेंगे, तो ऑर्थोगोनल मतलब 90 डिग्री। तो ये जो टेंजेंट के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो फिर उसको जो है हम लोग ऑर्थोगोनल सर्कल्स बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर बस यही कंडीशन डिराइव करना है कि दो सर्कल्स अगर हमारे पास है तो फिर ऑर्थोगोनल कब होंगे वो दोनों सर्कल्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सोच सकते हो, तो पहले तो डेफिनेशन देख लो, टू सर्कल्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल और सेड टू इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली इफ द टेंजेंट्स एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इंक्लूड अ राइट एंगल, है ना। तो यहाँ पर अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो फिर ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब क्या सोच सकते हो कि ये जो सर्कल S1 है, ठीक है, उसके ऊपर मान लो ये टेंजेंट T1 है ना। अब अगर मैं इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो उसके ऊपर 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। और फिर यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ये जो दूसरा सर्कल का टेंजेंट है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दूसरा जो सर्कल का टेंजेंट है वो ये जो पहला सर्कल है उसका नॉर्मल होगा। समझ में आई बात, कि दोनों टेंजेंट्स 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करें तो 90 डिग्री है, मतलब कि ये जो टेंजेंट T1 है उसके ऊपर ये T2 परपेंडिकुलर है, T2 परपेंडिकुलर है मतलब कि नॉर्मल है। तो नॉर्मल है तो ये सेंटर से पास करना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, सिमिलरली दूसरे सर्कल के लिए क्या होगा कि ये T2 टेंजेंट है, उसके लिए T1 परपेंडिकुलर है वहाँ पर। तो T1 अगर परपेंडिकुलर है तो फिर क्या है, मतलब नॉर्मल है इसके लिए, ये सर्कल S2 के लिए तो नॉर्मल है, तो फिर उसका सेंटर से पास करना चाहिए, है ना। तो इस टाइप से जो है कुछ हम लोगों के पास डायग्राम बन जाएगा। तो ये जो मैंने T2, N1 लिखा है तो इसका लिखने का मतलब बस ये है कि ये जो है दूसरा सर्कल के ऊपर टेंजेंट है और पहला सर्कल के ऊपर नॉर्मल है ना। और फिर T1, N2 मतलब कि पहले सर्कल पर टेंजेंट है और दूसरे सर्कल पर नॉर्मल है। ठीक है, तो अब इस टाइप से हमारे पास कुछ एक ट्रायंगल बन जाएगा कि ये 90 डिग्री है। अब ये यहाँ से यहाँ तक सेंटर से ज्वाइन हो रहा है तो ये कितना होगा, R1 होगा। फिर ये सेंटर से यहाँ ज्वाइन कर रहा है तो ये R2 होगा। फिर ये हमारा सेंटर है S1 -G1, -F1, है ना। ये हम लोग जनरल सर्कल मान रहे हैं। फिर ये हमारा दूसरा सर्कल का सेंटर है -G2, F2। ठीक है, तो अब ये 90 डिग्री अगर हो रहा है तो फिर ये क्या होना चाहिए कि ये दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है, ये दोनों सेंटर के बीच में S1 S2 का स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, है ना। सिंपल पाइथागोरस, तो बस उसी को लगा दिया यहाँ पर। तो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं कि दिस माइनस दिस मतलब -G2 माइनस ऑफ -G1, तो फिर G1 - G2 का होल स्क्वायर प्लस फिर दिस माइनस दिस, तो फिर F1 - F2 का होल स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ठीक है, तो इधर एक्सपैंड कर दो तो यहाँ से G1 स्क्वायर आएगा, G2 स्क्वायर आएगा, यहाँ से F1 स्क्वायर आएगा, F2 स्क्वायर आएगा। फिर यहाँ से जो है आपका -2G1 G2 आएगा, -2F1 F2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस लिखना चाहिए था, है ना। और फिर यहाँ से क्या आएगा कि ये क्या होगा, G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1, है ना। R1 आपका वो होता है, तो फिर यहाँ पर जो ये माइनस लिखना चाहिए था। फिर R2 स्क्वायर क्या होगा, G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2, तो यहाँ पर माइनस लिखना चाहिए था। ठीक है, तो फिर यहाँ से क्या होगा कि ये G1 स्क्वायर ये कैंसिल, है ना। फिर आपका G2 स्क्वायर ये कैंसिल, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर F1 स्क्वायर ये सब कैंसिल हो गया। फिर यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस को कॉमन लेके वो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2G1 G2 प्लस F1 F2 दिस इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ठीक है, तो मेंस स्पेसिफिक अगर बस मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो बस इतना याद रख लोगे तो काम चल जाएगा, है ना। अगर मैंने जितना भी अभी बोला है वो अगर समझ में नहीं आया तो एक बार मैं तो सजेस्ट करूंगा कि एक बार फिर से वीडियो देख लो। और अगर बस मेंस का तैयारी कर रहे हो, एकदम टाइम कम है आपके पास, तो फिर बस ये फॉर्मूला याद करके आगे बढ़ सकते हो, है। तो अगर एक सर्कल दिया गया, दूसरा सर्कल दिया गया है, बोला गया है कि दोनों ऑर्थोगोनल है, तो कंडीशन क्या है या फिर कुछ वैल्यू निकालो, तो सीधा ये करो कि 2G1 G2 प्लस F1 F2 दिस शुड बी इक्वल टू C1 प्लस C2। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है हम लोग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड हैज इट सेंटर ऑन y इक्वल टू x। ठीक है, इफ इट कट्स, फिर ये दूसरा सर्कल दिया गया है ऑर्थोगोनली, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल।
ठीक है। तो अब दिमाग में कैसे सोच सकते हैं कि ये S2 दिया गया है ना, तो मान लो कि ये दूसरा सर्कल है x² + y², फिर ये सारा चीज़, तो इसका G2 F2 C2 मेरे को पता रहेगा। फिर ये जो पहला सर्कल है उसको मान लो कि मैंने ये अज्यूम कर लिया x² + y² + 2g1x + 2f1y + c1 = 0। ठीक है। अब ये जैसे ही बोल रहा है कि ऑरिजिन से पास कर रहा है, तो ऑरिजिन से पास कर रहा है मतलब क्या, कि अगर एक्स वाई के ऊपर हम लोग 0 0 डालेंगे तो सेटिस्फाई करना चाहिए, तो अगर एक्स वाई को 0 डालेंगे तो ये सारा चीज़ 0 हो जाएगा, तो C1 = 0 आ जाना चाहिए, है ना। तो ये कांस्टेंट टर्म जो है वो 0 आ जाएगा यहाँ पर, तो C1 = 0। तो ये दिमाग में ध्यान रखना है, जब भी सर्कल थ्रू दी ऑरिजिन बोल रहा है मतलब कि ये जो कांस्टेंट टर्म होगा वो 0 हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद क्या बोला है, हैज़ इट सेंटर ऑन y = x, तो इसका सेंटर क्या होगा, -g1, -f1। तो ये जो है इसके ऊपर लाइक कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो फिर -f1 शुड बी इक्वल टू -g1, तो f1 शुड बी इक्वल टू g1, ये आ गया। उसके बाद क्या कर रहा है कि ये सर्कल के साथ जो है ऑर्थोगोनल है ना। तो अगर ऑर्थोगोनल है तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, 2 टाइम्स g1 g2 + f1 f2 दिस शुड बी इक्वल टू c1 + c2। तो g1 g2 क्या आ जाएगा, ठीक है। अगर G1 को मान लो G1 ही बोल रहे हैं, ठीक है, और फिर G2 यहाँ से, तो फिर -2 टाइम्स G1, फिर F1 को जो है G1 बोल दिया, है ना, और फिर F2 को यहाँ से तो -3 टाइम्स G1, और फिर C1 जो है 0 हो गया, C2 यहाँ से 10। तो ये G1 में इक्वेशन आ गया, यहाँ से G1 आ गया -1, और फिर F1 यहाँ पर डाल दो तो F1 भी -1, तो G1 F1 आ गया, तो फिर यहाँ पर डाल दो, है ना, G1 F1 C1 सार का वैल्यू डाल दो, तो ये सर्कल का इक्वेशन आ गया। ठीक है। तो इस टाइप से जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है। जेई एडवांस के लिए तो सब कुछ इंपॉर्टेंट ही रहता है, तो जेई मेंस के हिसाब से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, कि कितने कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अलग अलग केस। तो मान लो मेरे पास एक ये सर्कल है C1, ठीक है, इसका रेडियस R1 है, ये दूसरा सर्कल है C2, रेडियस R2 है, ठीक है, और सर्कल इंटरसेक्ट वगैरह नहीं कर रहा है, डिसजॉइंट है ना, ये अपना अलग इधर है, ये अपना अलग इधर है। तो इसमें कॉमन टेंजेंट्स कितने ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब कि जो ये सर्कल के ऊपर भी टेंजेंट हो, ये सर्कल के ऊपर भी टेंजेंट हो। ठीक है। तो एक तो ये जो येलो में मैंने दिखाया है ना, कि ये यहाँ पर एक ये टेंजेंट हो गया, फिर ये दूसरा टेंजेंट हो गया। ठीक है। तो इस टाइप का जो टेंजेंट होगा, जिसके कि एक ही साइड में, मतलब यहाँ पर सर्कल लाई कर रहा है, सर्कल लाई कर रहा है, ठीक है, तो इसको जो हम लोग डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स बोलेंगे। ठीक है। और फिर जो इस टाइप से क्रॉस जा रहा है ना, उसको हम लोग ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स बोलेंगे। ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गया, और फिर ये हमारा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो गया, है ना। तो यहाँ पर कितने, एक, दो जो है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स आ गए, और फिर दो जो है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आ गया, तो टोटल कितने कॉमन टेंजेंट्स हो गए, टोटल 4 कॉमन टेंजेंट्स हो गए ये दोनों के बीच में, है ना। और ये कौन सा कंडीशन है, ये जब है कि जब दोनों अलग अलग है सर्कल, है ना, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो उसको मैथमेटिकली कैसे बोलेंगे, तो मैथमेटिकली कैसे बोलेंगे कि C1 से लेके अगर C2 मैंने कैलकुलेट किया डिस्टेंस, है ना, तो C1 C2 क्या है, अगर मैं R1 + R2 करता हूँ तो उससे तो ज़्यादा है ना, ये R1 है, ये R2 है, तो बीच का और इतना एक्स्ट्रा हम लोग ऐड करें तो C1 C2 शुड बी ग्रेटर देन R1 + R2। ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज ग्रेटर देन द सम ऑफ रेडियाई, है ना। तो दो सर्कल दिया गया है और पूछा गया है कितना टेंजेंट है। ठीक है। तो दोनों सर्कल के बीच का जो सेंटर जो है दोनों सर्कल का, उसके बीच का डिस्टेंस निकालो, दोनों का रेडियस निकालो, तो R1 + R2 और ये जो C1 C2 है दोनों का सेंटर के बीच का डिस्टेंस, उसको कंपेयर करो। अगर C1 C2 जो है ग्रेटर आ गया R1 + R2 से, मतलब कुछ इस टाइप का बन रहा होगा, तो दोनों सर्कल जो है नीदर इंटरसेक्ट नॉट टच ईच अदर, तो उस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 4 कॉमन टेंजेंट हम लोग बना सकते हैं, 2 डायरेक्ट वाला और फिर 2 जो है ट्रांसवर्स वाला। ठीक है। अब सिमिलर मानते हैं कि सर्कल, ये जो सर्कल है उसको और नज़दीक लाते गए और यहाँ पर आके सट गया है यहाँ पर। ठीक है। तो अगर इस टाइप से टच कर गया तो उस केस में क्या होगा कि C1 C2 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू R1 + R2, है ना। तो पहले तो वैसे समझ लो कि इसको मैथमेटिकली कैसे बोलेंगे कि टच कर रहा है, तो टच कर रहा है मतलब कि C1 C2 जो है दैट इज़ इक्वल टू R1 + R2, है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज इक्वल टू द सम ऑफ रेडियाई, तो फिर हम लोग बोलेंगे 2 सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, है ना, एक्सटर्नल यहाँ पर टच कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर टेंजेंट्स कितने ड्रॉ होंगे, तो एक तो ये आ जाएगा ऊपर से, एक ये नीचे से, तो 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आ जाएंगे, और फिर ट्रांसवर्स वाला जो है अब बस एक ही यहाँ पर रहेगा, है। तो 1 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट एंड 2 डायरेक्ट, तो यहाँ पर जो है टोटल 3 कॉमन टेंजेंट्स आ जाएंगे। ठीक है।
और यहाँ पर एक छोटा सा चीज़ क्या देख सकते हो कि ये जो पॉइंट टी है तो ये जहाँ पर टच कर रहा है, मान लो कि इसका कोऑर्डिनेट बोल दिया निकालने, तो कैसे निकालेंगे कि C1 का मान लो, मतलब ये जो सेंटर है इसका कोऑर्डिनेट मेरे को पता है, C2 इसका कोऑर्डिनेट पता है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये बस ये जो C1 C2 लाइन है इसको ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो R1:R2, है ना। तो बस वो सेक्शन फार्मूला लगा दो कि R1 टाइम्स दिस प्लस R2 टाइम्स दिस डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, तो उससे T का जो कोऑर्डिनेट है वो हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो वो भी अगर पूछा जाए तो वो आराम से हम लोग बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट केस देखते हैं कि ये जो दूसरा सर्कल है वो और आते गया आते गया आते गया और फिर पहला वाला जो सर्कल था उसके अंदर घुस गया, है ना। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का सीन बन गया। तो इसको तो पहले मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि इसमें क्या बोलेंगे कि C1 C2 जो है वो तो R1 प्लस R2 से तो कम है ना। R1 प्लस R2 के इक्वल होता है तब तो फिर ये टच होता है ना। तो R1 और प्लस R2 से तो कम है, लेकिन R1 माइनस R2 से जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर R1 माइनस R2 के इक्वल हो जाएगा तब फिर ये इंटरनली पूरा टच कर जाएगा, है ना। लेकिन हम लोग ये केस में अभी नहीं जा रहे हैं, हम लोग बस ये इंटरसेक्ट वाला केस में जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि C1 C2 जो डिस्टेंस होगा वो R1 प्लस R2 से छोटा होगा, लेकिन ये जो R1 माइनस R2 हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, उससे बड़ा होना चाहिए, है ना। और फिर R1 माइनस R2 बोले या फिर R2 माइनस R1 बोले, उससे कोई डिफरेंस वैसा नहीं होना चाहिए, है ना। कभी एक सर्कल बड़ा होगा कभी दूसरा सर्कल बड़ा होगा, तो फिर यहाँ पर हम लोगों ने मॉड लगा दिया, है ना, मॉड ऑफ R1 माइनस R2। ठीक है, तो C1 C2 जो है अगर ये दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं तब फिर हम लोग क्या बोलेंगे, कुछ इस टाइप से इंटरसेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज लेस देन द सम ऑफ रेडियाई एंड ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ रेडियाई। ठीक है, तब फिर हम लोग बोलेंगे सर्कल्स जो है इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर ऐसा केस हो रहा है तब फिर इसमें बस एक ये DCT बनेगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक ये दूसरा बनेगा, तो फिर उसमें दो ही कॉमन टेंजेंट रहेंगे। ठीक है, और फिर दोनों जो है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट रहेगा। अब अगर मान लो अंदर आते गए आते गए आते गए और फिर यहाँ पर कुछ इस टाइप से होगा कि यहाँ पर इंटरनली टच कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ से लेके ये पूरा जो ये R1 हो गया, है ना, ये R1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया, तो R1 में से R2 को घटा देंगे तो फिर ये C1 C2 आ जाएगा। तो C1 C2 विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2, है ना। मॉड फिर से वही ले रहे कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, तो अगर इस टाइप से इक्वल हो गया इसके तो फिर इंटरनली टच कर रहा है, तो इंटरनल अगर टच कर रहा है तो फिर ये जो होगा इसको हम लोग ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो गया। तो इस केस में एक ही कॉमन टेंजेंट है और एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, और इस केस में मान लो कि ये टी का बोल दिया कोऑर्डिनेट निकाल लें, है ना, तो फिर कैसे सोच सकते हैं कि ये C1 है, मान लो ये हमारा C2 है, तो ये C1 C2 को जो है ये T जो है एक्सटर्नली कट कर रहा है R1:R2 के रेशियो में, है ना, R1:R2 के रेशियो में। ठीक है, तो फिर से वही सेक्शन डिवीजन लगा दो, एक्सटर्नल डिवीजन वाला, तो R1 टाइम्स इसका कोऑर्डिनेट माइनस R2 टाइम्स इसका कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2, तो वहाँ से जो है T का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है, और फिर एक फाइनल केस क्या बच गया कि सर्कल जो है पूरा अंदर आ गया, है ना, सर्कल जो है ये छोटा वाला मान लो कि पूरा अंदर आ गया, तो इस केस में क्या होगा कि C1 C2 जो होगा वो लेस देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल में हम लोगों ने देखा कि टच कर रहा था, फिर उससे भी अगर कम हो गया C1 C2 तब फिर हम लोग बोलेंगे कि अंदर आ गया पूरा, और फिर उस केस में जो है जीरो कॉमन टेंजेंट। ठीक है, तो ये काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हम लोग थोड़ा एग्जांपल भी देखेंगे बाद में कि दो सर्कल दिया रहेगा, उनका सेंटर्स पता चल जाएगा, रेडियस पता चल जाएगा, और फिर नंबर ऑफ टेंजेंट्स पूछेगा। तो इसी हिसाब से जो है केस निकाल लो अलग अलग कि कौन सा केस होगा, और फिर उस हिसाब से जो है उसको फिर हम लोग देख सकते हैं। अब नेक्स्ट ये जो टॉपिक मैं यहाँ पर बता रहा हूँ तो ये मेंस के हिसाब से उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला याद करने का मन होगा तो याद कर लो, नहीं तो फिर मेंस के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एडवांस के हिसाब से तो ऑब्वियसली सब कुछ इंपॉर्टेंट रहता है। तो मेंस के हिसाब से अगर कर रहे हो तो फिर ये वाला जो पार्ट है इसको स्किप भी कर सकते हो या फिर बस फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, तो मैं बहुत ब्रीफली जो है इसको बता देता हूँ। तो इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं कि मान लो ये हमारा सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, और फिर ये जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स बन रहे हैं तो इसका लेंथ बताना है। लेंथ बताना है मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो लेंथ बनेगा T1 T2, ये लेंथ मेरे को बताना है। ठीक है, ये क्या होगा, तो इसको कैसे सोच सकते हैं कि ये मान लो कहीं पर यहाँ पर जाके इंटरसेक्ट कर रहा होगा पॉइंट P को। ठीक है, तो उससे पहले तो क्या सोच सकते हैं
कि ये जो सेंटर होगा C1 और ये जो सेंटर होगा C2 और फिर ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है बिटवीन दीज टू DCTs, तो ये कोलिनियर होगा, मतलब एक ही लाइन में लाई करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या सोच सकते हैं कि ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है ना, मान लो C1T1P, ठीक है, और फिर ये C2T2P, ठीक है, तो यहाँ पर 90 डिग्री आएगा, यहाँ पर 90 डिग्री आएगा, फिर ये टेंजेंट है तो फिर ये सेंटर से जॉइन करने वाला लाइन जो है ये एंगुलर बाइसेक्टर होगा, तो यहाँ पर थीटा आएगा, यहाँ पर थीटा आएगा, तो ये थीटा है। ठीक है, तो 90 डिग्री अगर यहाँ पर है तो ये जो बड़ा वाला हमारे पास है ट्रायंगल, और फिर ये मतलब C1T P और फिर C2T P, तो 90 डिग्री 90 डिग्री, फिर ये कॉमन एंगल थीटा हो गया, फिर जो रिमेनिंग एंगल होगा वो इक्वल हो जाएगा, तो सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएंगे, तो फिर उसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो सिमिलर कर सकते हैं, तो PC2/PC1 जो होगा वो R2/R1 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सब मेंस के हिसाब से समझ में नहीं भी आया तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये मेरा P हो गया, है ना। तो फिर ये जो PC2/PC1 होगा वो हमारा R2/R1 होगा। ठीक है, तो ये R2/R1। ठीक है, तो अगर बोला गया कि ये जो पॉइंट है इसका मेरे को कोऑर्डिनेट चाहिए, तो कैसे सोच सकते हैं कि C1 का कोऑर्डिनेट मान लो सेंटर का दिया हुआ है, C2 का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो ये जो इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ दिस R1 R2। ठीक है, तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ DCTs विल डिवाइड द लाइन जोइंग द सेंटर्स एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो अगर ये पॉइंट का पूछा गया है तब फिर इस टाइप से जो है हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, और हम लोग क्या सोच सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ से मान लो मेरे को ये T1 T2 निकालना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो C2 है यहाँ से इसके ऊपर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप डालेंगे। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये रिमेनिंग भी 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये जो ये हमारा एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो रेक्टेंगल का मतलब क्या है कि ये जो T1 T2 होगा दैट विल बी इक्वल टू दिस C2n। ठीक है, और फिर ये जो छोटा वाला पार्ट है, तो ये अगर R2 है यहाँ पर तो ये वाला भी R2 हो जाएगा, तो ये पूरा R1 है, तो ये वाला जो पार्ट है ये R1 - R2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये वाला पार्ट क्या है, ये C1 C2 है ना, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम लोग देखेंगे C1n C2, तो उसमें क्या हो जाएगा कि ये C2n जो है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 - R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो दिस C2n विल बी इक्वल टू T1 T2, तो लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है हम लोग ये लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 - R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब डेरिवेशन अगर समझ में नहीं आया तो फिर बस ये रिजल्ट याद रख सकते हो। ठीक है, लेकिन मेंस में ये भी शायद नहीं पूछना चाहिए, लेकिन बस याद रखना है तो याद रख सकते हो, नहीं तो डेरिवेशन भी थोड़ा सा अगर मैंने जो बोला फिर से सुनोगे करोगे खुद से तो समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब इसी का एक स्पेशल केस क्या है कि अगर सर्कल जो है एक्सटर्नली टच कर रहा है एक दूसरे को, है ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा, C1 C2 जो है R1 + R2 हो जाएगा, तो बस C1 C2 की जगह R1 + R2 डाल दो, तो इसको एक्सपेंड करो, तो यहाँ जो है 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ R1 R2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछ दिया कि दो सर्कल दिया हुआ है और फिर उसके बीच में जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा, ठीक है, तो अगर दोनों टच कर रहा है इस टाइप से तो फिर वो उसका लेंथ क्या होगा, है ना, तो इस हिसाब से जो है निकाल सकते हैं। और इसमें क्या कर सकते हैं कि ये एंगल थीटा अगर निकालना या फिर टेंजेंट्स के बीच में एंगल निकालना, ये 2 थीटा, तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना, तो साइन थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा P/H, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, दिस मॉड ऑफ R1 - R2 डिवाइडेड बाई C1 C2। ठीक है, तो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स क्या हो जाएगा 2 टाइम्स साइन इनवर्स दिस थिंग। ठीक है, तो एंगल बिटवीन DCTs ये आ जाएगा हम लोगों का। अब सिमिलर मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर आप लोग को एडवांस का तैयारी करो तब फिर खुद से ट्राई करना, नहीं तो फिर जब हम लोग एडवांस्ड का कोर्स में देखेंगे उसको, तो जो TCTs बनेगा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है, तो एक तो उसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो C1 C2 को इंटरनली डिवाइड करेगा R1:R2 के रेशियो में। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है, एक तो वो पॉइंट हो गया, फिर जो लेंथ बनेगा उसमें क्या होगा कि सिमिलर टाइप का फॉर्मूला होगा, बस यहाँ पर R1 - R2 जो था वो R1 + R2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर एंगल में फिर से यहाँ पर R1 - R2 है तो वो R1 + R2 हो जाएगा एंगल। तो ये सारा चीज़ जो भी मैंने बोला अगर मतलब मेंस के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन फार्मूला याद करना है तो कर सकते हो, और एडवांस के लिए कर रहे हो तब फिर ये सारा चीज़ को समझो। और नेक्स्ट ये कॉन्सेप्ट फिर से ये आपका मेंस के सिलेबस में जो है वो नहीं है, लेकिन मैं बहुत ब्रीफली बता देता हूँ। ठीक है, रेडिकल एक्सिस। तो रेडिकल एक्सिस क्या है, मान लो कि मेरे पास ये है
S1 इक्वल टू ज़ीरो, ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है S2 इक्वल टू ज़ीरो। तो रेडिकल एक्सिस क्या है कि लोकस ऑफ पॉइंट्स जिसका कि पावर विथ रिस्पेक्ट टू दीज टू सर्कल्स आर दी सेम। तो कोई भी पॉइंट का पावर हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था कि उस जो सर्कल है उसके रिस्पेक्ट में अगर हम लोग वो जो स्क्वायर रूट ऑफ निकाल देते हैं एस, है ना, तो वो पावर होता था। तो कोई भी पॉइंट है तो इसके रिस्पेक्ट में उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ S1, है ना, और फिर इसके रिस्पेक्ट में स्क्वायर रूट ऑफ S2, ठीक है, पावर हो जाएगा। तो पावर अगर इक्वल हो जाए तो उसका मतलब S1 माइनस S2 इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो रेडिकल एक्सिस इज द लोकस ऑफ द पॉइंट्स हुज पावर्स विथ रिस्पेक्ट टू टू सर्कल्स आर इक्वल, ठीक है। और फिर इक्वेशन कैसे आएगा कि द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस ऑफ द टू सर्कल्स, तो वो आ जाएगा S1 माइनस S2 इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर S1 इक्वल टू ज़ीरो है, S2 इक्वल टू ज़ीरो है, तो फिर S1 माइनस S2 इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। इसको सोचने का और एक क्या तरीका है कि लोकस ऑफ द पॉइंट्स जहाँ से कि टेंजेंट का लेंथ अगर ड्रॉ करेंगे, मतलब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो टेंजेंट का लेंथ जो है वो इक्वल आना चाहिए। तो टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, ये चीज़ S1। तो टेंजेंट का लेंथ यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ S1, यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ S2, दोनों को इक्वल कर दो तो S1 माइनस S2 इक्वल टू ज़ीरो। तो रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स व्हिच मूव सच दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम इट टू द सर्कल्स आर इक्वल, ठीक है। तो इस हिसाब से भी सोच सकते हैं। तो ये मैं जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि मेंस के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सारा टॉपिक, ठीक है, मतलब आउट ऑफ सिलेबस है मेंस के, ऐसे ही पढ़ा दे रहा हूँ बस। तो S1 इक्वल टू जीरो है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू G1 x प्लस टू F1 y प्लस C1 इक्वल टू जीरो। फिर S2 जो है x2 स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर प्लस टू G2 x प्लस टू F2 y प्लस C2 इक्वल टू जीरो। तो S1 माइनस S2 करेंगे तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, तो टू टाइम्स G1 माइनस G2 x प्लस टू टाइम्स F1 माइनस F2 y प्लस C1 माइनस C2 इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये इक्वेशन आ जाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर इस टाइप का सर्कल है, मतलब कि इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो फिर ये दोनों को जो ज्वाइन करता है सेंटर्स को, तो उसका जो परपेंडिकुलर होगा वो रेडिकल एक्सिस होगा, ठीक है। रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द गिवन सर्कल्स। मतलब परपेंडिकुलर्स तो बहुत सारे होंगे, मतलब लेकिन जो रेडिकल एक्सिस होगा वो जो है वो परपेंडिकुलर होगा इसके ऊपर, ठीक है। और अगर इस टाइप से सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है तो हम लोगों ने कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन बोला था कि S1 माइनस S2 होता है, S1 माइनस S2 इक्वल टू जीरो। तो उस केस में जो ये कॉमन कॉर्ड है यही हमारा रेडिकल एक्सिस हो जाएगा। अगर इस टाइप से टच कर रहा है इंटरनली, तब फिर ये जो कॉमन टेंजेंट होगा तो उसका जो इक्वेशन होगा वो S1 माइनस S2 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अगर इस टाइप से टच कर रहा है तब फिर ये S1 माइनस S2 इक्वल टू जीरो, ये हमारा रेडिकल एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये बेसिक सा डेफिनेशन दिमाग में रखना है तो रख लो, लेकिन जेई मेंस के हिसाब से जो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो जेई मेंस में मोस्ट लाइकली ये नहीं पूछा जाएगा। अब आई थिंक हम लोगों ने सर्कल में ऑलमोस्ट ऑल सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। एक ये पोल एंड पोलर का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन वो भी आपका जेई मेंस में नहीं है, तो उसको अभी हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है ये तीनों क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो एंड एक बार खुद से ट्राई करो, फिर जो है हम लोग इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। तो इसमें क्या बोला है, इफ़ द टेंजेंट एट पॉइंट P ऑन द सर्कल, तो ये मान लो कि हमारा एक सर्कल है, ठीक है, और फिर कोई एक पॉइंट P है और ऑन द सर्कल मीट्स द स्ट्रेट लाइन दिस एट अ पॉइंट Q ऑन द y एक्सिस, ठीक है। तो मान लो सर्कल है और ये y एक्सिस है हम लोगों का, मान लो, ठीक है, और फिर ये जो टेंजेंट है वो यहाँ पर है, और फिर और एक कोई एक लाइन है 5x माइनस टू वाई प्लस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो, और फिर y एक्सिस पर जो है ये इसको मीट करता है। तो इसका मतलब क्या है कि 5x माइनस टू वाई प्लस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो y एक्सिस पर मीट कर रहा है, मतलब क्या कि x कोऑर्डिनेट जीरो होना चाहिए, तो y क्या होना चाहिए, 3, है ना, 2y इक्वल टू सिक्स, तो y 3, मतलब कि ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा 0,3, मतलब कि टेंजेंट जो है 0,3 से पास कर रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या पूछ रहा है कि ये मेरा P है, ये मेरा Q है, तो Q पॉइंट से हम लोग इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये टेंजेंट का लेंथ पूछ रहा है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर लेंथ पूछा जा रहा है। तो ये सर्कल का इक्वेशन मेरे को पता है ना, तो एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा सर्कल का इक्वेशन, दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6y माइनस 2, है ना, ये S। तो ये पॉइंट से अगर मेरे को लेंथ चाहिए तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ S1, है ना। तो यहाँ पर 0 डाल दो, यहाँ पर 3 डाल दो और फिर इवेलुएट कर लो। थोड़ी देर में सोल्यूशन देखते हैं हम लोग, है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन समझने का क्वेश्चन है कि मतलब क्या पूछा जा रहा है, ठीक है।
फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ़ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस टचेस द सर्कल एक्सटर्नली एट द पॉइंट दिस, है ना, देन द रेडियस ऑफ सी इज। ठीक है, तो ये हमारा सर्कल है, ठीक है, और इसको जो है एक्सटर्नली ये टच कर रहे हैं यहाँ पर 1, -1 पर, ठीक है, और फिर ये जो सर्कल है हमारा वो 4, 0 से पास कर रहा है, तो फिर इसका जो ये जो सर्कल होगा इसका इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो इसको सोचने का एक तरीका क्या है कि ये जो सर्कल है 1, यहाँ पर टच कर रहा है, तो यहाँ पर जो टेंजेंट होगा उससे ये पास कर रहा है ना, टेंजेंट यहाँ पर पास कर, तो ये टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, है ना, वो जो t = 0 है उससे हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो टेंजेंट का इक्वेशन आ गया, तो हम लोगों ने ये बोला था कि अगर कोई एक लाइन है ना, उसको ये टच कर रहा है यहाँ पर, यहाँ से पास करने वाला फैमिली ऑफ सर्कल्स का हम लोग पॉइंट इक्वेशन लिख सकते हैं कि x माइनस दिस का स्क्वायर प्लस y माइनस दिस का स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स ये लाइन का इक्वेशन इज इक्वल टू 0। तो वहाँ से जो ये सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा लैम्डा के टर्म्स में, फिर ये पॉइंट से पास कर रहा है तो वहाँ पर ये पॉइंट को डाल दो, तो वहाँ से लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। तो वो एक तरीका ये करने का। फिर यहाँ पर क्या बोला, द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू दी सर्कल्स, तो बस ये सर्कल निकालो, ये सर्कल निकालो, सेंटर निकालो, सेंटर निकालो, C1 C2 रेडियस निकालो, R1 R2 दोनों को कंपेयर करो, है ना, फिर देखो कि कहाँ पर आ रहा है। तो फिर से एक बार ट्राई करो अगर अभी तक ट्राई नहीं किया है, और फिर जो है हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो इसका ये क्वेश्चन का जैसे कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि इनडायरेक्टली लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछा जा रहा है, ये हमारा सर्कल है और ये पॉइंट P है ना, और फिर इनडायरेक्टली इसमें क्या बोला जा रहा है कि ये जो टेंजेंट है ये यहाँ Q से पास कर रहा है ना, और Q का कोऑर्डिनेट जो है 0,3 इनडायरेक्टली दिया गया है। क्या बोला गया है कि एक लाइन है उससे ये पास कर, मतलब यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये 0,3 से यहाँ पर जो है इक्वेशन मतलब टेंजेंट का लेंथ चाहिए, तो √S1 है ना, तो इसको डालो तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बोला कि इफ़ अ सर्कल पासिंग थ्रू दिस पॉइंट टचेस दिस सर्कल, है ना, तो इसमें जैसे कि मैंने बोला कि क्या करना है कि ये हमारा सर्कल दिया गया है और फिर ये पॉइंट मेरे को पता है 1, -1 है ना, ये पॉइंट मतलब इसके ऊपर लाई कर रहा है। फिर यहाँ पर हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर के जगह पर x(x1) डाल दिया, वाई स्क्वायर के जगह पर y(y1) डाल दिया, 2x के जगह पर x+x1 डाल दिया, 2y के जगह पर y+y1 डाल दिया, फिर ये कांस्टेंट और x1 मतलब ये 1 और फिर -1 है ना, y1। तो यहाँ से टेंजेंट का इक्वेशन मिल गया हम लोगों को। ठीक है, तो अब जैसे ये मिल गया टेंजेंट का इक्वेशन, तो L = 0 मान लो, है ना, तो 3x - 4y - 7, तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि फैमिली ऑफ सर्कल्स, है ना, जो कि ये लाइन को यहाँ पर टच कर रहा है ना, ये हम लोगों ने देखा था। तो ये क्या होगा x-1 का होल स्क्वायर, मतलब कि एक सर्कल जो कि जिसका सेंटर 1, -1 है और रेडियस जो है वो 0 है, तो y+1 होल स्क्वायर, है ना, तो ये सर्कल का इक्वेशन हो गया, प्लस फिर लैम्डा टाइम्स जो ये लाइन का इक्वेशन है दिस 3x - 4y - 7 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि ये सर्कल जो है 4, 0 से पास कर रहा है, तो जैसे ये बोल दिया तो फिर यहाँ पर 4, 0 डाल दो, लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा, तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर आ गया, फिर लैम्डा का जैसे ही आ गया तो लैम्डा को सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पर, तो सर्कल का इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो सर्कल का इक्वेशन आ गया और फिर यहाँ से बस रेडियस निकाल दो, है ना, G, F ये सब का वैल्यू आ जाएगा और फिर रेडियस यहाँ से आ जाएगा, तो रेडियस ये आ गया 5। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना और अच्छा होते रहेगा। ठीक है, और फिर इस केस में क्या था कि ये एक सर्कल दिया गया है, ये दूसरा सर्कल दिया गया है, दोनों का सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो दोनों का सेंटर के बीच में यहाँ पर डिस्टेंस निकालो। ठीक है, ये 13 आ रहा है, फिर दोनों का रेडियस R1 + R2 करो, वो भी 13 आ रहा है, तो ये जो ये वाला केस हो गया कि ये टच कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, तो टच कर रहा है मतलब क्या कि एक ये टेंजेंट बनेगा, एक ये टेंजेंट बनेगा, एक ये वाला टेंजेंट बनेगा, तो टोटल 3 टेंजेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो सर्कल का चैप्टर को यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। आई थिंक हम लोगों ने काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने देखा। इनमें से जो है ये जो मैंने यहाँ पर वाइट में जो कॉन्सेप्ट्स रखा है तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जेईई मेंस के हिसाब से। रेडिकल एक्सिस हो गया, लेकिन सिंपल से S1 - S2 = 0 ऐसे याद रख लो। लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट्स है ना, फॉर्मूला अगर याद करना है तो कर लो, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जेईई मेंस के हिसाब से। और इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो ये हम लोगों ने बहुत सारे मेथड देखे,
है ना। पहले 3 मेथड देखा था, लास्ट में फिर और एक मेथड हम लोगों ने क्या बोला कि एक पॉइंट ये मान लो, एक पॉइंट ये मान लो, तो इससे एक मतलब इसको डायमीटर सोच के एक सर्कल पास कर रहा है वो सोच लो, फिर ये जो लाइन है इसका इक्वेशन लिख लो, और फिर इसको जो है एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू ज़ीरो करके लिख दो, और फिर जो तीसरा पॉइंट है उसको सेटिस्फाई करवा दे तो वहाँ से लैम्डा आ जाएगा, तो फिर सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा, है ना। तो वो एक मेथड बताया था जो कि काफ़ी अच्छा मेथड है, लेकिन ये भी जेई मेंस में जो है वो नहीं पूछना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो ये सब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कितने नंबर ऑफ टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं, है ना, फैमिली ऑफ सर्कल्स, ये सब इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन वगैरह। फिर जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में काफ़ी सारा जियोमेट्री वगैरह रिजल्ट्स लगा के जो सब चीज़ किया था कि यहाँ से टेंजेंट्स को ड्रॉ किया, है ना, यहाँ से टेंजेंट को ड्रॉ किया, फिर ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बन जाएगा, फिर यहाँ से जो है ये परपेंडिकुलर यहाँ पर जाएगा, ये परपेंडिकुलर जाएगा यहाँ पर, ठीक है, फिर ये जो ज्वाइन करेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर थीटा आएगा, ठीक है, फिर यहाँ पर 90 डिग्री आएगा, यहाँ पर थीटा आएगा, ये बाइसेक्ट होगा, ये बाइसेक्ट होगा, ये सब वाला जो भी जियोमेट्री वाला जो किया था ये सब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो येलो में जो सब टॉपिक्स मैंने लिखा है, और फिर हम लोगों ने काफ़ी सारा और भी टॉपिक्स कवर किया होगा छोटा मोटा जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। ठीक है, तो एक बार फिर से जो है पूरा चैप्टर अच्छे से कर लो, नोट्स खुद से बनाओ, और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और नेक्स्ट जो है जितना प्रैक्टिस करोगे उतना और अच्छा बनते जाएगा। ठीक है, और मेरा सजेशन और एक ये रहेगा कि जो भी हम लोगों ने पूरा जो कवर किया है तो उसको 2 या 3 पेज में जो है सारा जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको समराइज़ करके एक समरी नोट्स बनाओ। और मेरा ईमेल आईडी आई थिंक आप सब लोगों के पास होगा, और नहीं है तो फिर ये जो है अभिषेक mshr956@gmail.com। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप लोग अपना जो समरी नोट्स है उसको ईमेल कर सकते हो। ठीक है, तो मैं देखूंगा कि आप लोगों ने सही में सारा चैप्टर समझा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और सब कुछ को अच्छे से समझो, है ना, और जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है वो सारे रिजल्ट्स को याद रखो। एंड जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रॉब्लम्स दिए गए हैं ना वो सारा चीज़ सॉल्व करोगे, तो जितना प्रैक्टिस करते रहोगे उतना और जो है अच्छा होते रहोगे।